हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की अकाउंटेंसी। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में मैथमेटिकल पार्ट जो है थोड़ा सा बताया है। आज जो मैं है उससे आगे बढ़ूंगा कि और अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या क्या पढ़ाया जाना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है, मैंने बताया था डेफिनेशन की। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी कह सकते हो, कि हमेशा अकाउंट्स के हिसाब से असेट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। बॉक्स कैपिटल और लायबिलिटीज को दोनों को जोड़ के जो आएगा वो असेट्स के बराबर आएगा। असल में ये दोनों जो है ये टोटल लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है और ये भी लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी है और ये भी लायबिलिटी है। फीस भी रहा है। अच्छा, अब इसमें ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाएगा इंटरनल लायबिलिटी और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। जो इंटरनल लायबिलिटी है वो कैपिटल यानी ऑनर्स फंड्स, ये जो मालिक का पैसा है उसे हम लायबिलिटी है वो भी कर्जा है बिजनेस के लिए, और जो बाकी की लायबिलिटी है एक्सटर्नल वाली वो भी कर्जा है बिजनेस के लिए। दोनों पैसे बिजनेस अपने पास नहीं रखेगा, वो आज न कल वापस करेगा मुझे। जो मालिक से लिया गया पैसा कैपिटल है वो भी वापस करना है, और बाहर जो लोगों से लिए गए पैसे हैं वो भी वापस करना है। तो जो अंदर मालिक से लिया गया पैसा उसे कहते हैं हम इंटरनल लायबिलिटीज। मालिक से लिए हुए पैसे को हम कैपिटल भी दिखाएंगे, कैपिटल लिख करके भी दिखा सकते हैं। तो यानी कि जितना भी पैसा आपने लिया है वो बराबर होगा असेट्स। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट किस प्रकार से बनेगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट मैंने बताया था कि इस साइड लिख लोगे आप, एक साइड लिखोगे असेट्स, इधर लिख लोगे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और यहाँ सबसे पहले आप एक छोटा सा कॉलम खोलोगे जिसका नाम होगा सीरियल नंबर, और फिर यहाँ लिखेंगे आप ट्रांजैक्शन। फिर यहाँ सबसे पहला कॉलम होगा कैश। कैश जो है असेट्स का ही पार्ट है। अब इधर जो होगा यहाँ जैसे जैसे चीज़ें आती जाएगी वो डालते जाएंगे, इधर भी जो चीज़ें बढ़ती जाएगी हमारे पास असेट्स, तो कॉलम खुलता जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस आपने स्टार्ट किया है कैश दे के, यानी कैश। तो बिजनेस में मालिक को क्या करता है, बिजनेस में मालिक आता है और कैश लाके जमा कर देता है, तो बिजनेस का कैश बढ़ जाएगा। हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए, हम मालिक के लिए अकाउंटिंग नहीं कर रहे। तो बिजनेस में जो कैश आया है 1 लाख रुपए, ये देने वाला कौन है, यानी एक तरफ से आपको कोई देने वाला भी होगा, तो देने वाला है मालिक, तो इसलिए वो पैसा कहाँ जुड़ जाएगा, कैपिटल के अंदर। लायबिलिटी में कुछ नहीं आएगा। इस प्रकार से हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते चले जाते हैं। जैसे दूसरा ट्रांजेक्शन में 1-2 ट्रांजेक्शन ही दूंगा यहाँ पे, फिर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जैसे परचेज फर्नीचर विद कैश, आपने कैश देके फर्नीचर खरीद लिया, तो फर्नीचर भी एक एसेट्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम पढ़ना पड़ेगा, और किसका, फर्नीचर। और जितने पैसे में आपने फर्नीचर खरीदा है वो पैसा कैश से चला गया, तो कैश माइनस कर दीजिए। से 10,000 का फर्नीचर खरीदा है तो 10,000 यहाँ से माइनस, और 10,000 फर्नीचर में प्लस। माइनस के लिए आप ब्रैकेट साइन यूज कीजिए, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वैसे आप माइनस भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब इन दोनों साइड में यानी कि कैपिटल और लायबिलिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो इसीलिए वहाँ 0-0। फिर आपको क्या करना है, इसको जोड़ के चेक करना है कि क्या हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी बराबर है। तो यहाँ बनता है आपके पास 90,000, 1 लाख में से 10,000 गया तो, और यहाँ 10,000 रुपये का फर्नीचर में जुड़ गया, यहाँ है 1 लाख। यदि आप दोनों साइड अभी भी देखें तो 90 + 10, 1 लाख ये लेफ्ट हैंड साइड है और 1 लाख ही राइट हैंड साइड है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन करने का तरीका है। अब बच्चों को पता है दिक्कत कहाँ आती है,
बच्चों को दिक्कत ये आती है कि हमें तो पता ही नहीं लगता है कि कहाँ जोड़ना है और कहाँ घटाना है, ये दिक्कत। तो मैं ऐसे ही कुछ टर्म्स आपको यहाँ बताऊंगा कि कहाँ जोड़ना है और कहाँ पे घटाना है। लीजिए, तो मैं वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ट्रांजैक्शंस और यहाँ लिखूंगा मैं इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या पड़ेगा, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। मैं प्रॉपर कोशिश करूंगा कि लगभग सारे ट्रांजैक्शंस लिखवा दूँ। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन मैं कहता हूँ कि यदि बिजनेस स्टार्ट किया आपने, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यदि बिजनेस आपने कैश में स्टार्ट किया है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा कैश प्लस और प्लस होगा कैपिटल, यानी कैपिटल के नीचे आपको जोड़ना है और कैश के नीचे भी आपको जोड़ना है। दूसरी चीज, मान के चलिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है पर कैश के साथ साथ बैंक से पैसा लगाया है, उसके बाद फर्नीचर भी लगाया है, उसके बाद स्टॉक भी लगाया है, यानी इतनी सारी चीजें आप घर से लेके आए हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक चाय बेचने वाला आदमी है, मिस्टर ए, ये जो है ये चाय की दुकान खोलना चाहता है। जब ये चाय की दुकान खोलना चाहता है तो उसको चाय की दुकान के लिए पैसों की जरूरत है, नहीं घर से लेके आएगा, कैपिटल तभी होगा। मान के चलो ये चाय की दुकान के लिए 2000 रुपये कैश लेके आया, 1000 रुपये के बर्तन उठा के ले आया घर से, इन 2000 से नहीं खरीदे इसने, घर से ही बर्तन उठा के ले आया, पड़े हुए थे उसके पास, और उसके बाद उसने 500 रुपये का स्टॉक जो है वो भी घर से उठा के लेके आया। तो ये बिजनेस में कितने पैसे लेके आया है, ये बिजनेस में लेके आया है 2000 कैश, 1000 का बर्तन और 500 रुपये का स्टॉक, ठीक है। तो इसका मतलब इसने बिजनेस में टोटल लगाया है 3500, तो 3500 रुपये जो होगा वो होगा कैपिटल, ठीक है। एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कोई भी चीज जो मालिक ने बिजनेस में लगाया है उसे कहते हैं आप कैपिटल। तो ऐसी स्थिति में जब आप बैंक, फर्नीचर, गैस या दूसरे असेट्स में बिजनेस में घर से उठा के लेके आते हो तो फिर सारे चीजों के कॉलम खुलेंगे असेट्स में, कैश में प्लस होगा, बैंक में प्लस होगा, फर्नीचर में प्लस होगा, स्टॉक में प्लस होगा, और इस साइड इन सब का टोटल जो होगा वो कैपिटल में प्लस, ठीक है। इन सब का टोटल कहाँ प्लस होगा, क्या बात है जी। इसी प्रकार से यदि हम आगे बढ़े, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने बैंक में पैसा जमा करवाया है, बैंक में पैसा घर से लाके जमा नहीं करवाया, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि घर से लाया और पैसा बैंक में जमा करवाया। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ है उसी में से निकाल के इन्होंने बैंक में जमा करवाया है। तो फिर इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा माइनस हो जाएगा आपका कैश और ऐड हो जाएगा बैंक। तो इफेक्ट पड़ेगा माइनस कैश और प्लस में हो जाएगा बैंक में। उसके बाद डिपॉजिट इनटू बैंक के बाद यदि हम आगे बढ़े, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर आपने खरीदा तो एक कॉलम बनेगा फर्नीचर का, कहाँ पे, असेट्स में, और उसमें जोड़ दिया जाएगा और साथ में माइनस कर दिया जाएगा कैश में से। इन बातों को आपको ध्यान रखना कि कहाँ कौन कौन सी चीजें जा रही है।
इसके बाद यदि हम आगे बढ़े, परचेज्ड स्टॉक या गुड्स कुछ भी लिखा है, फॉर कैश, नगद माल खरीदा है आपने, तो क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे स्टॉक का। स्टॉक का कॉलम कहाँ बनाएंगे, एसेट्स में, और उसमें ऐड कर देंगे और साथ में कैश में से माइनस कर देंगे। यदि आपने परचेज किया गुड्स और उधारी में खरीदा है, यानी पैसे नहीं दिए हैं, ऑन क्रेडिट, तो ऐसे स्थिति में आपके पास स्टॉक तो आ गया, चाहे उधार खरीदा हो, चाहे फिर नगद खरीदा हो, या फिर उधारी खरीदा हो, कैसे भी खरीदा हो, स्टॉक तो आ गया ना। तो यदि उधार भी खरीदते हो तो स्टॉक में ही जुड़ेगा, नगद भी खरीदते हो तो स्टॉक में जुड़ेगा। पर नगद खरीदा है तो कैश माइनस हो जाएगा क्योंकि पैसे दे दिए, और उधार खरीदा है तो आपने पैसे नहीं दिए। जब पैसे नहीं दिए हैं तो फिर ऐड होगा क्रेडिटर्स में। क्रेडिटर्स जो होता है ये लायबिलिटी का ही पार्ट होता है, तो लायबिलिटी में एक कॉलम बनाएंगे क्रेडिटर्स और वहाँ जोड़ दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़े। यदि हम सेल करते हैं गुड, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, यदि आपने माल बेच दिया वो भी नगद, तो नगद माल बेचा है तो आपके पास से माल चला गया, स्टॉक माइनस। स्टॉक कहाँ लिखा होगा आपने, असेट्स में, उसमें से माइनस, और नगद माल बेचा है तो पैसा आ गया होगा तो कैश में प्लस। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा आपने, यदि उधार माल बेचा है तो स्टॉक तो गया, उधार बेचो या नगद बेचो, पर पैसे नहीं आए तो कैश में नहीं जुड़ेगा। आपने उधार माल बेचा है तो स्टॉक गया, पर पैसे नहीं आए तो कैश में नहीं जुड़ेगा, तो फिर इसका कोई इफेक्ट तो पड़ेगा। हाँ, एक कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होगा डेटर्स। डेटर्स कहाँ बनाएंगे आप, असेट्स में। असेट्स में कॉलम बनाएंगे डेटर्स और वहाँ जोड़ देंगे आप उसी अमाउंट को जितने में आपने बेचा। अब आप जो माल बेचते हैं कभी कभी तो वो प्रॉफिट में बेचेंगे, सेल ऑफ गुड्स ऑन प्रॉफिट फॉर कैश। जैसे मान के चलिए हमारे पास कॉस्टिंग 10,000 रुपये का माल था जो हमने बेच दिया है 12,000 रुपये में, तो आपको नजर आ रहा है कि 10,000 रुपये की चीज़ यदि 12,000 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट, 2,000 रुपये का। तो सुनिए, आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे स्टॉक, पर स्टॉक जो माइनस करेंगे वो माइनस करेंगे 10,000 रुपये से, क्योंकि माल सिर्फ 10,000 का गया है, और कैश में प्लस करेंगे आप 12,000 रुपये, क्योंकि कैश आ गया है मेरे पास 12,000 रुपये। और एक चीज़ और होगा, कैपिटल में ऐड। कैपिटल में ऐड क्यों होगा, प्रॉफिट पार्ट कैपिटल में ऐड, तो प्रॉफिट वाला हिस्सा आपको कैपिटल में ऐड करना है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आगे है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी या फिर फर्नीचर। मशीनरी या फर्नीचर पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपने मशीन की वैल्यू कम कर दी है। क्यों कम कर दी भाई, कोई भी मशीन या कोई फर्नीचर या कोई भी एसेट जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते जाते हो तो उसकी वैल्यू गिरती जाती है। जब उसकी वैल्यू गिरती जाएगी तो हमें उसकी वैल्यू को कम करना पड़ेगा बुक्स में भी, वरना आपने 1 लाख का मशीन खरीदा है वो हमेशा से 1 लाख का दिखेगा आपकी किताबों में, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि 1 लाख का ही मशीन है हमारे पास, पर उसकी वैल्यू तो असल में गिर रही है दिन प्रतिदिन इस्तेमाल करने के साथ साथ, तो उसकी वैल्यू को हमें गिराते हुए चलना है। तो जितना डेप्रिसिएशन आपने लगाया है उतना आप माइनस कर दीजिए। कहाँ से, उतना माइनस कर दीजिए जो भी चीज़ के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगाया है।
चाहे फर्नीचर के ऊपर लगाया या फिर मशीनरी के ऊपर लगाया, वो माइनस हो जाएगा। और चूंकि इसके बदले कुछ आ नहीं रहा है तो ये कैपिटल में से माइनस। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस आपने दिया है तो एक्सपेंसेस यदि आपने दिया है तो कैश में से माइनस होगा एक्सपेंसेस, और साथ में कैपिटल में से भी माइनस, क्योंकि एक्सपेंसेस के बदले कुछ आ नहीं रहा है, गया और ख़त्म। तो जो चीज़, जो पैसा गया और उसका हमने सिर्फ बेनिफिट यूज कर लिया है तो उसे एक्सपेंस माना जाता है, कैश में से माइनस कर देंगे और कैपिटल में से भी माइनस कर दिया जाएगा। तो इससे नीचे का हिस्सा आ रहा है कैमरे में? हाँ जी, आगे जो हिस्सा वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसको कई बार आउटस्टैंडिंग को ड्यू भी लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग को आरआर भी लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग को अनपेड भी लिखते हैं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग को ये कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपको मानना है कि वो आउटस्टैंडिंग ही है। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं पर मीनिंग उसका वही है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ड्यू, अरियर या अनपेड के रूप में भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया खर्चा। एक्सपेंस मतलब खर्चा, तो ऐसा खर्चा जिसके पैसे अभी तक हमने नहीं दिए पर बेनिफिट यूज कर लिया है। तो यदि आपने बेनिफिट यूज कर लिया है, पैसे नहीं दिए हैं, तो खर्चा मान लीजिए, खर्चा मान लीजिए। पैसे देने ना देने से खर्चे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, खर्चा आपका उसी टाइम मान लिया जाए। तो फ़र्क क्या, मतलब इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी आपने पैसे नहीं दिए और बेनिफिट यूज कर लिया, तो बेनिफिट यूज कर लिया तो कैपिटल माइनस हो जाएगा। जैसे ही आपने बेनिफिट यूज कर लिया, कैपिटल में से माइनस कर दीजिए। और आपने पैसा नहीं दिया है तो इसका मतलब कि आपका जो है लायबिलिटी क्रिएट हुआ है। तो लायबिलिटी में एक कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो लायबिलिटी के नीचे एक कॉलम बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और वहां जोड़ दिया जाएगा। देखो, मैं जितनी भी बातें आपको लिखवा रहा हूँ, इसके बाद जब सवाल करवाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें बड़े प्यार से समझ में आएगी, इसलिए मैं पहले ही ये सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक चीज़ होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि आपने पैसा पहले दे दिया, दिन नहीं आया था, अभी बेनिफिट यूज़ नहीं किया, आपने पहले ही पैसा दे दिया। जैसे कहीं पे गए किराए के लिए तो आपने किराया पहले दे दिया, तो किराया पहले दे देना, आपने प्रीपेड कर दिया। आपने रिचार्ज जो है फ़ोन में करवाते ना, प्रीपेड पोस्ट पेड, तो प्रीपेड का मतलब आप पहले पैसा दीजिए फिर बेनिफिट यूज कीजिए। तो अब ये प्रीपेड का क्या फ़र्क पड़ेगा? प्रीपेड का ये फ़र्क पड़ेगा कि आपके जेब से तो कैश चला गया, जैसे ही आपने पैसे दिए प्रीपेड पर, बेनिफिट आपने अभी तक यूज नहीं किया है। ठीक है, तो बेनिफिट यूज नहीं किया तो एक कॉलम बनेगा जिसका नाम होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ये कॉलम जो बनेगा वो बनेगा असेट्स में, और वहाँ जोड़ दिया जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला हिस्सा जो है वो अगला हिस्सा है आपका एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है कमा लिया हमने पर मिला नहीं, कमा लिया अभी मिला नहीं। ऐसा ही नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा पर अभी नहीं मिला, तो उसे कहते हैं एक्रूड इनकम। यदि आपने कमा लिया है पर अभी तक नहीं मिला है तो कैश तो नहीं आया होगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि कमा तो लिया है आपने, तो कमाई आपको अभी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तो कमाई रिकॉर्ड करते ही मालिक का नेटवर्क जो है वो बढ़ जाता है, तो उसे कैपिटल बढ़ जाएगा।
उसके बाद ये अभी तक मिला नहीं है तो एक कॉलम बनेगा अक्रूड इनकम का, और अक्रूड इनकम का कॉलम कहाँ बनेगा? असेट्स में, क्योंकि हमारे लिए फेवरेबल है। जहाँ भी चीज़ हमारे फेवर में होगी वहाँ असेट्स में कॉलम बनेगा। उसके बाद अगला कॉलम अगला है आपके पास एडवांस इनकम। इसे अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं। अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं ऐसा इनकम कमाया नहीं पर मिल गया। कोई आपको एडवांस में ही पैसे दे जाए तो उसे कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। अभी कमाया नहीं है पर पैसे मिल गए, तो ऐसे इनकम को एडवांस इनकम भी कह सकते हैं। अब आपको पैसा मिल गया है तो कैश बढ़ गया, पर मिलना नहीं चाहिए था क्योंकि कमाया नहीं है अभी आपने। ठीक है, अब बच्चा कोई मुझे फीस दे जाता है, पहले महीना शुरू हुआ फीस दे गया, एडवांस इनकम है मेरी, तो मेरे लिए लाइबिलिटी है वो, मेरे लिए कर्जा है वो। जब तक मैं उसको पूरा महीना पढ़ा ना दूँ तब तक मेरे सिर पे कर्जा है, क्योंकि कभी भी आके बोलेगा मेरे को नहीं पढ़ना है, पैसे दे दो वापस। तो आपने जो पैसे दिए हैं, मतलब पैसे जो हमको मिला है वो कैश में जुड़ जाएगा, पर अभी भी वो कर्जा है तो लाइबिलिटी में जाएगा। लाइबिलिटी में जाएगा एडवांस इनकम। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि यदि किसी लाइबिलिटी की, यदि किसी क्रेडिटर की पेमेंट हमने डिस्काउंट पे कर दिया तो वो बेनिफिट हो जाता है। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर एट डिस्काउंट। जैसे क्रेडिटर को देने थे 20,000 रुपये, हमने 19,000 दे के मामला जो है वो रफा दफा कर लिया। 20,000 देने थे और 19,000 में आपने सेटलमेंट कर लिया है तो 1,000 का फायदा हो गया। क्या फर्क पड़ेगा? सुनिए, आपने पैसे दे दिए तो कैश घट जाएगा, पर कितने से कैश घटेगा? सिर्फ उतने से जितने पैसे आपने दिए, यानी कि 19,000 रुपये से। अब आपका लाइबिलिटी खत्म हो गया तो यानी क्रेडिटर घट जाएगा। क्रेडिटर कितने से घटेगा? जितना आपका पूरा हिसाब किताब खत्म, तो क्रेडिटर का तो पूरा 20,000 का हिसाब किताब खत्म, 19 देके 20 का हिसाब खत्म, तो 20 हमारा क्रेडिटर घट जाएगा। इसके बाद आपको जो फ़ायदा हुआ है वो फ़ायदा प्लस हो जाएगा कैपिटल में। कितने रुपए का? 1,000। ठीक है, तो ये इसके बाद कई बार बैड डेट्स होते हैं। बैड डेट्स अमाउंट नॉट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। बैड डेट्स का मतलब बुरे डेटर्स। ऐसे डेटर्स जो बुरे हैं उनको कहते हैं बैड डेट्स। बुरे डेटर्स कौन है? जिनसे मुझे पैसे लेने थे पर पैसे नहीं दिए, तो उनको आप बुरे डेटर्स की संज्ञा दीजिए कि ये बुरे डेटर्स है, इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। तो बुरा डेटर्स कोई व्यक्ति आपको पैसे नहीं दे रहा है, आपकी रिसीवेबल बनता है, आपको पैसे ले रहे थे पर नहीं दिया उसने, कितनी भी कोशिश कर ली आपने नहीं दिया, तो फिर आपका तो नुकसान है वो। और नुकसान कहाँ से घटना चाहिए? कैपिटल से। तो एक चीज तो पहले वो डेटर से घटेगा। डेटर्स कहाँ है? आपके असेट्स में, वहां से डेटर से घटेगा और कैपिटल से भी घट जाएगा कि कितने पैसे मुझे नहीं मिलने वाले। ठीक है, इसके बाद
अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, आपको डेटर्स से पैसे मिल गए, जिस डेटर से पैसे लेने हैं वो मिल गए। ये भागा हुआ डेटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे डेटर की बात कर रहा हूं जो पैसे दे रहा है। तो ठीक है, डेटर यदि मुझे पैसे दे देता है तो कैश बढ़ जाता है मेरा, और साथ में डेटर घट जाता है। ठीक है, डेटर के पास पैसे थे, उसने दे दिए, तो डेटर कम हो गया और मेरा कैश बढ़ेगा। इसके बाद आगे बढ़े यदि हम, तो ऐसा भी हो सकता है कि डेटर ने हमें पैसे दिए हैं पर कम पैसे दिए। कम पैसे क्यों दिए? डिस्काउंट। हम यदि दूसरों से डिस्काउंट लेते हैं तो कोई हमसे भी तो डिस्काउंट ले सकता है, हमारा भी तो बिजनेस है। तो हमारे बिजनेस के अनुसार यदि कोई हमसे डिस्काउंट लेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मुझे 25,000 रुपये लेने थे, 25 में से मिले कितने हैं? 20। तो 5,000 रुपये मैं 5,000 ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा, 23 मान लेते हैं। 25 में से कितना मिला है? 23। 2,000 हमने डिस्काउंट दे दिया, छोड़ दिया। तो देखिए ध्यान से, आपके पास कैश में कितना आ जाएगा? 23। और डेटा माइनस हो जाएगा 25 से। आपको हुआ नुकसान तो वो कैपिटल में सहेंगे, कितने से? 2,000 से। ठीक है, हाँ जी। तो आगे हमारे पास कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। वाई आपने अपने घरेलू काम के लिए बिजनेस से कैश निकाल लिया तो कैश माइनस हो, और साथ में कैपिटल भी माइनस हो। ठीक है, पर्सनल यूज को आप ड्राइंग्स भी कहते हैं। तो यदि उन्होंने ड्राइंग्स लिखा होगा तो ड्राइंग्स करना है। कभी कभी मालिक क्या करता है, कैश तो नहीं निकालता बल्कि स्टॉक निकाल लेता है, स्टॉक विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो यदि स्टॉक भी विदड्रॉ कर लेता है तो स्टॉक में से माइनस कर देंगे, जो भी विदड्रॉ किया जाता है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, और साथ में कैपिटल भी माइनस। उसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो है पेड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज पे करना ऑन लोन। तो यदि आपने पे किया है इंटरेस्ट ऑन लोन तो माइनस हो जाएगा कैश, और साथ में माइनस होगा कैपिटल, क्योंकि ये खर्चा है। उसके बाद आगे बढ़ा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड या फिर चार्ज। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड है तो कैश माइनस होगा और कैपिटल प्लस होगा। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड लिखा है खाली। क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। तो सुन लो, इसके दो तरीके हैं, प्लस कर दीजिए कैपिटल में और साथ में माइनस भी कर दीजिए कैपिटल में, दोनों कैपिटल में। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना भी किसको है? मालिक को, और देना कहाँ से है? बिजनेस से। तो बिजनेस भी किसका? मालिक का। तो अल्टीमेटली कैश या तो प्लस कर दीजिए और साथ में माइनस भी कर दीजिए। यदि अलाउड लिखा है, पेड लिखा है तो कैश माइनस कैपिटल प्लीज। ठीक है, rather than involving anti-attitude and both are interested. Involve
इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, That if it's you, you should get this. And plus, especially, I'd had that when you take our money. पेड लिखा है तो कैश भी माइनस, कैपिटल भी माइनस। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि लिखा हुआ है तो सेम चीज कैपिटल में ऐड और कैपिटल में से भी में माइनस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगभग एक ही जैसी चीजें हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने बता दिया जितना मुझे अभी बताना था। इनके बेसिस से आप लगभग सारे सवाल कर सकते, बट फिर भी मैं आपको एक तो बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो करके दिखाऊंगा, और इसके बाद अकाउंटिंग क्वेश्चन के जो अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाने वाले क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, और फिर मुझे बताना रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ फार्मूले वाले क्वेश्चंस। तो हमारे पास कुछ फार्मूले भी हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन के चैप्टर में, वो फार्मूले बता दूंगा, उसके बाद आप अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चंस को कर पाएंगे फार्मूले वाले क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो में जितनी बातें बताई गई हैं वो समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।